हमारी अर्थ चारों तरफ से घिरी हुई है एयर की थिन लेयर से, जिसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो बनता है बहुत सी लेयर से, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में शामिल है बहुत सी गैसेस, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, नियोन एटसेट्रा। इनके अलावा एटमॉस्फेयर कंटेन करता है वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स भी। मेनली हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल है वो गैसेस जो हमारे अर्थ पर लाइफ के लिए बेहद जरूरी है। अब हमारी अर्थ को एनर्जी मिलती है सन से। जब सन की रेडिएशन अर्थ पर पड़ती है तो उस एनर्जी का कुछ परसेंट हमारे अर्थ का सरफेस अब्सॉर्ब कर लेता है और इसी सन की एनर्जी का कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, यानी स्पेस में वापस चला जाता है। और इसका रिजल्ट ये है कि ना तो अर्थ ज्यादा गर्म होती है और ना ही ज्यादा ठंडी। इसके अलावा हमारे अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स पर सन की एनर्जी एक समान नहीं पड़ती है, जिससे अर्थ के सरफेस पर टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है। मींस कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा है तो कहीं पर कम, और इसी टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से एटमॉस्फेयर में भी एयर प्रेशर में डिफरेंस देखने को मिलता है। कहीं पर एयर का प्रेशर हाई है तो कहीं पर लो, और इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड ब्लो करना शुरू करती है। क्योंकि वैसे तो एयर हर जगह मौजूद होती है, बट हम उसे केवल तब फील कर पाते हैं जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर ब्लो करती है, और एयर के इसी मूवमेंट को कहा जाता है विंड। मेनली विंड हमेशा ब्लो करती है हाई टू लो प्रेशर एरिया। विंड का यही मूवमेंट हीट को ट्रांसफर करता है एक रीजन से दूसरे रीजन में। मेनली क्या आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर के गर्म और ठंडा होने का प्रोसेस क्या है, और इस प्रोसेस की वजह से अर्थ के सरफेस पर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है? तो यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। मेनली ये चैप्टर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे सोलर रेडिएशन के बारे में, जिसमें हम डिटेल से स्टडी करेंगे वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी हम जानेंगे उन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से अर्थ के सरफेस पर सोलर रेडिएशन हर जगह इवन मींस एक समान नहीं पड़ती है। देन नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, जिसमें हम डिटेल से जानेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ के बारे में। एट लास्ट हम स्टडी करेंगे टेम्परेचर को, जिसमें हम जानेंगे फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में, एज वेल एज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, सोलर रेडिएशन। सन जो प्रोड्यूस करता है बहुत ज्यादा एनर्जी, और सन से निकलने वाली इसी एनर्जी को कहा जाता है सोलर एनर्जी या रेडिएशन। अब यही सन की एनर्जी जब हमारे अर्थ के सरफेस पर पड़ती है तो इसे कहा जाता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसे शॉर्ट में इंसोलेशन भी कहा जाता है। इसीलिए आपकी बुक में कहा गया है द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन, which is short is termed as insolation. Now सोलर रेडिएशन आती है वेव्स की फॉर्म में। अब सोलर रेडिएशन जो हमारे अर्थ का सरफेस रिसीव करता है वो रिसीव करता है शॉर्ट वेवलेंथ में, जबकि सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक होकर जाती है लॉन्ग वेवलेंथ में। As the earth is a geoid resembling a sphere, the sun rays fall obliquely at the top of the atmosphere and the earth intercepts a very small portion of the sun's energy. Means हम जानते हैं कि हमारी अर्थ का शेप जॉइड है, यानी हमारी अर्थ पोल से स्लाइटली फ्लैटन है, जबकि इक्वेटर से बल्जिंग यानी उभरी हुई है। और इसी वजह से अर्थ के टॉप एटमॉस्फेयर पर सन की रेज हर जगह एक समान नहीं पड़ती है। अर्थ के टॉप एटमॉस्फेयर पर सन की रेज ऑब्लिक यानी तिरछी पड़ती है। मेनली होता कुछ ये है कि जब सन रेज चारों डायरेक्शन में फैलना शुरू करती हैं, तो अर्थ को उसका बहुत थोड़ा पोर्शन ही मिल पाता है। और हमें यहाँ ये भी याद रखना है कि वैसे तो सन की रेज और भी प्लैनेट्स या स्पेस में हर जगह पड़ती है, बट इनकमिंग सोलर रेडिएशन केवल उसे कहा जाता है जो रेडिएशन रिसीव करता है हमारा अर्थ। अब हम ये भी जानते हैं कि हमारे अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है एटमॉस्फेयर। इसीलिए जब सन की रेज एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर या ओजोन लेयर उसे ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे सन की बहुत कम एनर्जी ही अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाती है। ऑन एन एवरेज द अर्थ रिसीव्स 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट एट द टॉप ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर,
मींस अर्थ के एटमॉस्फेयर के टॉप पर 1 मिनट में पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर केवल 1.94 कैलोरीज ही सन की एनर्जी रिसीव होती है। कैलोरी यूनिट होती है एनर्जी की। एक्चुअल में जब सबसे पहले सन की रेडिएशन एटमॉस्फेयर की आउटर बाउंड्री से टकराती है तो वहां जो सोलर रेडिएशन रिसीव होती है वो लगभग हमेशा एक जैसी होती है। मेनली इसे कहा जाता है सोलर कांस्टेंट। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि अर्थ के टॉप एटमॉस्फेयर में पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर 1 मिनट में 1.94 कैलोरीज सोलर रेडिएशन रिसीव होती है। बट जब सन की रेज एटमॉस्फेयर की आउटर बाउंड्री को पार कर अर्थ के सरफेस की तरफ आती हैं, तब इस प्रोसेस के दौरान एटमॉस्फेयर में शामिल गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स सन की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। देन द सोलर आउटपुट रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर वरीज स्लाइटली इन अ ईयर ड्यू टू द वेरिएशन इन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। मीन्स अर्थ के एटमॉस्फेयर के टॉप पर पड़ने वाली सन की रेडिएशन में एक साल में वेरिएशन देखा जा सकता है। और ऐसा होने का रीजन है अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस। मेनली हमारी अर्थ सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ पर अपने ऑर्बिट में घूमती रहती है। अर्थ के इस तरह के मोशन करने को कहा जाता है रेवोल्यूशन। मेनली रेवोल्यूशन की वजह से ही हमारी अर्थ पर चेंज होते हैं सीजन्स। और इसी दौरान ऐसा टाइम भी आता है जब सन और अर्थ के डिस्टेंस में वेरिएशन देखने को मिलता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थ के रेवोल्यूशन के दौरान हमें 2 फेजेस देखने को मिलते हैं, अफेलियन और पेरिहेलियन। अफेलियन, जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तब एक टाइम ऐसा आता है जब अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 152 मिलियन किलोमीटर। और ऐसा हर साल होता है 4 जुलाई को। अर्थ की इसी पोजीशन को कहा जाता है अफेलियन। यहाँ अफे का मतलब है फार यानी दूर और हीलियन का मतलब है सन। दूसरा है पेरिहीलियन। ये वो टाइम है जब अर्थ और सन एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 147 मिलियन किलोमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि इस टाइम पर अर्थ और सन के बीच की दूरी सबसे कम होती है। अर्थ की इसी पोजीशन को कहा जाता है पेरिहेलियन। और ऐसा होता है हर साल 3 जनवरी को। यहाँ पेरी का मतलब है नियर और हीलियन का मतलब है सन। यहाँ हम कह सकते हैं कि सन से मिलने वाली एनर्जी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। इसीलिए 3 जनवरी को अर्थ सन का रेडिएशन ज्यादा जबकि 4 जुलाई को सन का रेडिएशन कम रिसीव करती है। अब आपको लगेगा कि अगर जनवरी में अर्थ और सन की दूरी कम होती है तो इसका मतलब है कि इस टाइम पर अर्थ सन की ज्यादातर रेडिएशन को रिसीव करेगी जिससे गर्मी ज्यादा होगी। बट इस टाइम पर हमारे यहाँ ठंड क्यों होती है जबकि जुलाई में अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है? तो इस टाइम पर टेम्परेचर कम होना चाहिए, बट हमारे यहाँ इस टाइम पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है अर्थ का टिल्ट होना। हमारी अर्थ अपने एक्सेस पर 23.5 डिग्री टिल्ट यानी झुकी हुई है। 3 जनवरी को जब अर्थ सन के सबसे ज्यादा करीब होती है जिसे कहा जाता है पेरिहीलियन, इस टाइम पर अर्थ के टिल्टेशन की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर होता है। और यही रीजन है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पर एक्सपीरियंस किया जाता है विंटर सीजन और सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन। मेनली यही रीजन है कि अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कम होने पर भी हम एक्सपीरियंस करते हैं इतनी ज्यादा ठंड। अब अगर बात करें 4 जुलाई की, तो इस टाइम पर जब अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है जिसे कहा जाता है अफेलियन, बट ये वो टाइम है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट यानी झुका हुआ होता है सन की तरफ, जिस वजह से इस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंस किया जाता है समर सीजन और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन। और यही रीजन है कि अर्थ और सन के बीच इस टाइम पर मैक्सिमम डिस्टेंस होने पर भी हम एक्सपीरियंस करते हैं इतनी ज्यादा गर्मी। अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से अर्थ पर किस तरह सीजन्स चेंज होते हैं, इसे और अच्छे से समझने के लिए आप आई बटन पर दिए गए वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब आगे चले तो सन और अर्थ के डिस्टेंस की वजह से सोलर रेडिएशन में वेरिएशन तो देखने को मिलता है, बट ये वेरिएशन हमारे डेली वेदर पर बहुत ज्यादा असर नहीं डालता है। पर ऐसा क्यों? तो इसके कुछ रीजंस हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी मींस लैंड और सी के डिफरेंशियल हीटिंग पैटर्न की वजह से किसी भी जगह का डेली वेदर पैटर्न इन्फ्लुएंस होता है। लैंड जल्दी गर्म होती है और ठंडी भी, जबकि वाटर बॉडीज देर से गर्म होते हैं और ठंडे भी। और इसी डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से कोस्टल एरियाज पर
डे टाइम पर ब्लो करती है सी ब्रीज और रात में लैंड ब्रीज, जिससे कोस्टल एरियाज का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। जबकि जो एरियाज दूर होते हैं वाटर बॉडीज से, वहाँ एक्सपीरियंस किया जाता है एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। मीन्स समर्स में बहुत ज्यादा गर्मी और विंटर्स में बहुत ज्यादा ठंड। या अदर फैक्टर है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। मीन्स अर्थ के अनइवन हीटिंग की वजह से प्रेशर में डिफरेंस आता है, जिससे एयर मूवमेंट में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। और एयर का यही मूवमेंट किसी भी जगह के वेदर पैटर्न और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। इन शॉर्ट्स इन रीजन की वजह से अफेलियन और पेरिहेलियन का इम्पैक्ट डेली वेदर चेंजेस में ना के बराबर होता है। तो ये तो बात हुई सोलर रेडिएशन की। अब बात करते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ के बारे में। इसका मतलब है अगर हम बात करें अर्थ के सरफेस की, तो यहाँ पर भी सोलर रेडिएशन एक समान नहीं पड़ती है। मीन सन से आने वाली रेडिएशन की इंटेंसिटी एक दिन में सीजन्स के अकॉर्डिंग और एक साल में वरी करती है। कभी हमें सन की रेडिएशन ज्यादा तो कभी कम फील होती है, और ऐसा होने के बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे कि द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज, द लेंथ ऑफ द डे, द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, एट लास्ट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट। अब डिटेल से जानते हैं इन सभी फैक्टर्स के बारे में। द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। हमारी अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। अब इस रोटेशन के दौरान अर्थ का जो पार्ट सन के सामने पड़ता है, वहाँ हमें दिन और इसके अपोजिट हमें देखने को मिलती है रात। मेनली जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है, वैसे वैसे अर्थ के सरफेस पर आने वाली सन की रेडिएशन वरी करती है। सेकंड, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज। हमारे सन की रेज अर्थ के सभी लैटिट्यूड्स पर एक समान नहीं पड़ती है। एक्चुअल में हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्टेड यानी झुकी हुई है, जिस वजह से 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। अब इसी टिल्ट होने की वजह से अर्थ के सरफेस पर सन रेज का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वरी करता है। मेनली होता कुछ ये है कि अर्थ का बीच वाला हिस्सा यानी इक्वेटोरियल रीजन रिसीव करता है सन की डायरेक्ट रेज, जिससे सन रेज का एंगल होगा 90 डिग्री पर। बट जैसे जैसे हम इक्वेटोरियल रीजन से दूर जाते हैं नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ, वहां सन की स्लांटिंग यानी तिरछी रेज पड़ती हैं, जिस वजह से सन रेज का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज हो जाता है। इन शॉर्ट्स जितना हायर लैटिट्यूड होगा, सन की रेज अर्थ के सरफेस पर उतना ही कम एंगल को फॉर्म करती हैं। एज वेल एज सन की वर्टिकल रेज के कंपैरिजन में स्लांटिंग रेज ज्यादा एरिया को कवर करती हैं। जब सन की रेज किसी बड़े एरिया को कवर करती है, तो वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिस वजह से पर यूनिट एरिया पर पड़ने वाली नेट एनर्जी कम हो जाती है। इसके साथ साथ स्लांटिंग रेज को एटमॉस्फेयर से पास होने के लिए काफी लंबा सफर तय करना पड़ता है, जिससे उनमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग और डिफ्यूजन होता है। इन सभी टर्म्स को हम आगे हीट बजट में डिटेल से जानेंगे। थर्ड इज द लेंथ ऑफ द डे। अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। मेनली जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट होगा सन की तरफ, तब वहाँ एक्सपीरियंस किया जाएगा समर सीजन। और हम जानते हैं कि समर्स में डेज काफी लंबे होते हैं, क्योंकि इस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव करता है ज्यादातर सोलर रेडिएशन। सेम ऐसे ही जब साउदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट होगा सन की तरफ, तब वहाँ भी ये सिचुएशन सेम होती है। फोर्थ, द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। इससे हमारा मतलब है सन की रेज एयर से पास होते हुए कितनी आसानी से अर्थ के सरफेस तक पहुंच सकती हैं, क्योंकि अगर एयर क्लीन है तो सनलाइट आसानी से अर्थ के सरफेस तक पहुंच सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में एटमॉस्फेयर सन की रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट होता है। बट अगर एयर में डस्ट, स्मोक, क्लाउड्स या पॉल्यूशन काफी ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में सन की रेडिएशन बहुत कम अमाउंट में अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाती है, क्योंकि फॉग या स्मोक होने पर एटमॉस्फेयर लेस ट्रांसपेरेंट होता है। एट लास्ट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट। जब हम बात करते हैं लैंड की, तो इससे हमारा मतलब है टोपोग्राफी, यानी लैंड मास या कॉन्टिनेंट्स पर जो फिजिकल फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर लैंड का पोर्शन ज्यादा है, तो वो अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। पर कैसे? तो लैंड वाटर बॉडीज के कंपैरिजन में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, जिससे अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ने लगता है, क्योंकि हीटेड लैंड मास उस हीट का कुछ परसेंट रेडिएट बैक करता है। बट स्पेस में वापस जाने वाली हीट को हमारा एटमॉस्फेयर ब्लॉक कर देता है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है।
तो अभी तक हमने जाना उन फैक्टर्स के बारे में जिनकी वजह से इंसोलेशन अर्थ के सरफेस पर वरी करती है। नाउ द फैक्ट दैट द Earth's axis make an angle of 66.5 with the plane of its orbit round the sun has a greater influence on the amount of insolation received at different latitudes. मीन्स हम पहले भी जान चुके हैं कि हमारी अर्थ 23.5 डिग्री टिल्ट है, जिससे वो 66.5 का एंगल बनाती है, और इसी वजह से अर्थ के डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर पड़ने वाला इंसोलेशन वरी करता है। जैसे कि समर सोलास्टिस के दौरान अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट होता है सन की तरफ, जिस वजह से इस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मैक्सिमम सोलर रेडिएशन को रिसीव करता है, और इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून के टाइम पर एक्सपीरियंस किया जाता है समर सीजन, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन। अब जैसे जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, वो पहुंचती है नेक्स्ट स्टेज पर, जो है ऑटमनल इक्विनॉक्स। ऐसा होता है सितंबर में। इस टाइम पर दोनों हेमिस्फीयर सन की इक्वल अमाउंट में एनर्जी को रिसीव करते हैं। यहाँ इक्विनॉक्स का मतलब है इस टाइम पर डे और नाइट की लेंथ इक्वल होती है। साथ ही इस टाइम पर दोनों हेमिस्फीयर में टेम्परेचर भी मॉडरेट रहता है। देन आगे चले तो नेक्स्ट स्टेज है विंटर सोलास्टिस, जो होता है दिसंबर के मंथ में। इस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर सन की ज्यादातर सोलर रेडिएशन को रिसीव करता है, जिससे साउदर्न हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंस किया जाता है समर सीजन, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन। लास्ट स्टेज इज स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जो होता है मार्च के मंथ में। इस दौरान अर्थ के दोनों हेमिस्फीयर इक्वल अमाउंट में सोलर रेडिएशन को रिसीव करते हैं, जिससे डे और नाइट की लेंथ इक्वल होती है। मेनली इक्विनॉक्स के टाइम पर अर्थ का कोई भी स्फीयर ना तो अर्थ की तरफ टिल्ट होता है और ना ही दूर, जिससे दोनों स्फीयर इक्वल अमाउंट में सन की एनर्जी को रिसीव करते हैं। इन शॉर्ट्स, अर्थ के टिल्ट होने की वजह से ही अर्थ के डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर पड़ने वाला इंसोलेशन वरी करता है। अब आगे चले तो सन की रेडिएशन को अर्थ के सरफेस तक पहुंचने के लिए गुजरना पड़ता है एटमॉस्फेयर से। बट इस प्रोसेस के दौरान आखिर होता क्या है, तो चलिए जानते हैं। द पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। मीन्स हम पहले भी जान चुके हैं कि दो तरह की रेज होती हैं। एक वो जो सन से डायरेक्ट अर्थ के सरफेस पर आती हैं, उन्हें कहा जाता है शॉर्ट वेव, और अर्थ के एब्जॉर्ब करने के बाद जो रेज रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, उन्हें कहा जाता है लॉन्ग वेव। अब हमारा एटमॉस्फेयर इन शॉर्ट वेव के लिए ट्रांसपेरेंट होता है। द इनकमिंग सोलर रेडिएशन पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस। मीन्स अर्थ के सरफेस पर आने से पहले ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन पास होती है एटमॉस्फेयर से। देन विद इन द ट्रोपोस्फेयर, water vapor, ozone and other gases absorb much of the near infrared radiation. Miss troposphere, जो कि एटमॉस्फेयर की सबसे लोवेस्ट लेयर है, यहाँ लाया करता है वाटर वेपर, ओजोन और डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस। ये गैसेस सन से आने वाली इंफ्रारेड रेज को अब्सॉर्ब कर लेती हैं। इंफ्रारेड रेज के अलावा अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल लाइट जैसे अदर रेज को भी ये गैसेस अब्सॉर्ब कर लेती हैं। ऐसा होने से हमारे अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। साथ ही यहाँ एटमॉस्फेयर हमारे लिए काम करता है शील्ड की तरह, जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। इसके अलावा सोलर रेडिएशन के अर्थ के सरफेस तक पहुंचने से पहले जब वो पास होती है एटमॉस्फेयर से, तब हमें एक और फिनोमिना देखने को मिलता है, जो है स्कैटरिंग। बट ये है क्या? वेरी स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द ट्रोपोस्फेयर स्कैटर विजिबल स्पेक्ट्रम बोथ टू स्पेस एंड टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। मींस जब सनलाइट एटमॉस्फेयर में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स या डस्ट पार्टिकल से टकराती है, तब वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट यानी बिखर जाती है, और इसी को स्कैटरिंग कहा जाता है। और यही प्रोसेस स्काई में कलर्स को ऐड करता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि डे टाइम पर हमें स्काई का कलर ब्लू, जबकि शाम के टाइम पर रेड दिखाई देता है, और ऐसा होता है एटमॉस्फेयर में लाइट की स्कैटरिंग की वजह से। एक्चुअल में होता कुछ ये है कि सन की रेज में बहुत से कलर्स मिक्स होते हैं, पर जब सन की रेज एटमॉस्फेयर से पास होती हैं, तब वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के टाइनी मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करती है, और ये टाइनी मॉलिक्यूल्स लाइट को सभी डायरेक्शन में स्कैटर कर देते हैं। अब सभी कलर्स में से ब्लू की वेवलेंथ शॉर्ट होती है, और दूसरे कलर्स के कंपैरिजन में वो ज्यादा स्कैटर करता है, जिससे हमें स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है।
जबकि सुबह और शाम के टाइम पर सन की रेस को बहुत ज्यादा डेंस एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ता है, जिससे स्कैटरिंग होती है ब्लू और ग्रीन कलर की, बट ये हमारी आंखों तक पहुंच नहीं पाती है। जबकि रेड और ऑरेंज कलर लॉन्ग वेव लेंथ वाले होते हैं, ये बहुत ज्यादा स्कैटर नहीं करते हैं, बट ये इजिली एटमॉस्फेयर में ट्रैवल कर लेते हैं, जिससे ये सीधा हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, और इसीलिए हमें मॉर्निंग और इवनिंग में स्काई का कलर रेड या ऑरेंज दिखाई देता है। तो अभी हमने जाना द पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर। अब जानते हैं स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन एट द अर्थ सरफेस। मीन्स अब हम जानेंगे कि जब अर्थ के सरफेस पर सोलर रेडिएशन पहुंचती है तो इस रेडिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ के डिफरेंट रीजन्स में किस तरह होता है। अर्थ के ट्रॉपिक्स पर सोलर रेडिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है 320 वॉट मीटर स्क्वायर, और पोल्स पर सोलर रेडिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 70 वॉट मीटर स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि सोलर रेडिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स पर कम जबकि ट्रॉपिक्स पर ज्यादा होता है। पर ऐसा क्यों? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एंगल ऑफ सन रेज, जिसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। ट्रॉपिक रीजन रिसीव करता है सन की डायरेक्ट रेज, जिस वजह से सन एनर्जी एक छोटे एरिया में कंसंट्रेट होती है, बट पोल्स पर सन की रेज ऑब्लिक यानी तिरछी पड़ती है, जिस वजह से सन की एनर्जी बड़े हिस्से में स्प्रेड यानी फैल जाती है, और बड़े एरिया में रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूट होने से सन की एनर्जी की इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। इसके अलावा ऐसा होने का दूसरा रीजन है एटमॉस्फेरिक थिकनेस। पोल्स में सन की रेज को एटमॉस्फेयर की थिक लेयर से गुजरना पड़ता है, जिससे ज्यादातर एनर्जी डिफरेंट गैसेस या डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब या उस रेडिएशन की स्कैटरिंग हो जाती है, जिससे पोल्स पर सन की कम एनर्जी पहुंच पाती है। पर ट्रॉपिक्स पर एटमॉस्फेयर की लेयर काफी थिन होती है, जिससे सन रेज को अर्थ तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर की थिन लेयर से पास होना पड़ता है, और इसीलिए ट्रॉपिक्स पर बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं हो पाती है। मेनली यही रीजन है कि जिस वजह से पोल्स पर इंसोलेशन कम और ट्रॉपिक्स पर काफी ज्यादा रिसीव होता है। अब आगे चले तो मैक्सिमम इंसोलेशन इज रिसीव्ड ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स वेयर द क्लाउडीनेस इज द लेस्ट। मीन सब ट्रॉपिकल डेजर्ट जो लाया करते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया में, वो भी ज्यादातर इंसोलेशन को रिसीव करते हैं। पर इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है कि यहाँ क्लाउड्स ना होने की वजह से स्काई क्लियर होता है, जिस वजह से इस रीजन में सनलाइट डायरेक्ट अर्थ के सरफेस पर पहुंच जाती है। इन शॉर्ट्स, लेस क्लाउड्स इक्वल्स टू मोर सनलाइट। मोर सनलाइट मीन्स मैक्सिमम इंसोलेशन। नाउ इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस इंसोलेशन देन द ट्रॉपिक्स, यानी ट्रॉपिक्स के कंपैरिजन में इक्वेटर कम इंसोलेशन को रिसीव करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच लाया करता है ट्रॉपिकल रीजन, जहां पड़ती है सन की डायरेक्ट रेज। मीन्स ये रीजन रिसीव करता है इंसोलेशन काफी ज्यादा अमाउंट में, बट आपकी बुक में कहा गया है कि इक्वेटर इस पूरे रीजन के कंपैरिजन में कम इंसोलेशन को रिसीव करता है। पर ऐसा क्यों? तो इक्वेटर भी काफी ज्यादा इंसोलेशन को रिसीव करता है, बट बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से यहाँ इवेपोरेशन भी काफी ज्यादा होता है, और इवेपोरेशन होने की वजह से यहाँ क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी काफी ज्यादा होता है। अब इन क्लाउडीनेस की वजह से ट्रॉपिक्स के कंपैरिजन में इक्वेटर पर इंसोलेशन कम पहुंचता है। जनरली एट द सेम लैटिट्यूड्स द इंसोलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट्स देन ओवर द ओशंस। मीन सेम लैटिट्यूड्स पर ओशन के कंपैरिजन में कॉन्टिनेंट पर इंसोलेशन ज्यादा होता है। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए ये है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब इस लैटिट्यूड पर एक ही जगह पर लाया करते हैं कॉन्टिनेंट, और एक जगह ऐसी है जहां लाया करता है ओशन। अब लैंड वाले पार्ट पर इंसोलेशन ज्यादा, जबकि ओशन पर इंसोलेशन कम होगा, जबकि इंसोलेशन दोनों जगह पर बराबर पहुंच रही है। तो ऐसा होने का रीजन है कि ओशन पर इंसोलेशन आने के बाद यहाँ शुरू होता है इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन होने के बाद ओशन के ऊपर फॉर्मेशन होता है क्लाउड्स का, जबकि लैंड यानी कॉन्टिनेंट्स पर यह फिनोमिना ना होने की वजह से स्काई क्लियर रहता है, जिस वजह से कॉन्टिनेंट ज्यादा इंसोलेशन को रिसीव करते हैं, जबकि ओशन के ऊपर बनने वाले क्लाउड्स बाद में आने वाली इंसोलेशन को ब्लॉक कर देते हैं। एट लास्ट, इन विंटर्स द मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड्स रिसीव्स लेस रेडिएशन देन इन समर्स। इन समर में मिडिल और हायर लैटिट्यूड रिसीव करते हैं ज्यादा इंसोलेशन, जबकि विंटर्स में रिसीव करते हैं कम रेडिएशन को। तो ये था हमारा टॉपिक स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन एट द अर्थ सरफेस।
ये था इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने जाना सोलर रेडिएशन के साथ साथ वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ के बारे में। इसे समझने के बाद अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि जब सन की एनर्जी अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है तो वो एनर्जी पास होती है एटमॉस्फेयर से। अब इस प्रोसेस के दौरान एटमॉस्फेयर कैसे गर्म या ठंडा होता है, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। इस टॉपिक में हम जानेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ के बारे में भी। सो लेट्स स्टार्ट। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। हम जानते हैं हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है एयर की थिन लेयर, जिसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। अब जब सन की एनर्जी अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है तो उसे पहले गुजरना पड़ता है एटमॉस्फेयर से। अब एटमॉस्फेयर डिफरेंट तरीके से गर्म होता है और ठंडा भी। हम ये भी जान चुके हैं कि हमारी अर्थ सन के रेडिएशन को रिसीव करती है शॉर्ट वेव फॉर्म में और अर्थ उसी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रेडिएट बैक करती है लॉन्ग वेव्स की फॉर्म में। अब आपको यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि जब सन की एनर्जी एटमॉस्फेयर से पास होते हुए अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है तो इस दौरान एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होता है, बल्कि एटमॉस्फेयर गर्म होता है उस एनर्जी से जो हमारी अर्थ रेडिएट बैक करती है। पर कैसे? तो इसे समझने के लिए हमें इन प्रोसेसेस को समझना पड़ेगा, जो है कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड एडवेक्शन। पहले जानते हैं कंडक्शन के बारे में। द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड बाय इंसोलेशन transmits the heat to the atmospheric layers near to the earth in the long waveform. The air in contact with the land gets heated slowly and upper layers in contact with the lower layers also get heated. This process is called conduction. मीन्स सन से आने वाली रेडिएशन से अर्थ का सरफेस गर्म होने लगता है। देन अर्थ उस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर एटमॉस्फेयर में रेडिएट बैक करती है लॉन्ग वेव्स की फॉर्म में। अब अर्थ जो एनर्जी रेडिएट बैक करती है उसी से अर्थ के सरफेस के नजदीक मौजूद एयर धीरे धीरे गर्म होने लगती है और लोअर लेयर के गर्म होने से अपर लेयर जो इसके कांटेक्ट में होती है वो भी धीरे धीरे गर्म होने लगती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडक्शन। मेनली ये एक ऐसा प्रोसेस है जब दो बॉडीज का टेम्परेचर अलग अलग होता है और जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तब गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ हीट या एनर्जी ट्रांसफर होती है। और ऐसा तब तक होता रहता है जब तक इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए या जब तक इन दोनों बॉडीज का कांटेक्ट टूट नहीं जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप चाय या पानी को गर्म करने के लिए पेन को गैस पर रखते हैं तब धीरे धीरे हीट उस पेन के निचले हिस्से से पूरी बॉडी में फैलना शुरू कर देती है, जिससे उस पेन का हैंडल तक गर्म होने लगता है। अब अगर आप उसी पेन में एक स्पून डाल दें तो वो भी कुछ देर बाद गर्म हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीट धीरे धीरे उस चम्मच में भी ट्रांसफर हो जाती है। मेनली यही है कंडक्शन। ये प्रोसेस एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर को वार्म करने में अहम भूमिका निभाता है। इस प्रोसेस में जब दो अनइक्वल टेम्परेचर वाली बॉडीज एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करती हैं, तब वार्मर बॉडी से कूलर बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्शन। The air in contact with the earth rises vertically on heating in the form of currents and further transmit the heat of the atmosphere. This process of vertical heating of the atmosphere is known as convection. मीन्स अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में जो एयर होती है उसके मॉलिक्यूल्स गर्म होकर वर्टिकली ऊपर की तरफ राइज होने लगते हैं, क्योंकि वार्म एयर की डेंसिटी कम होती है, यानी वो काफी हल्की हो जाती है और हल्की होने के बाद वो ऊपर की तरफ राइज होने लगती है। अब जैसे जैसे वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज होने लगती है वो अपने साथ हीट को भी ऊपर ले जाती है, जिससे एटमॉस्फेयर की अपर लेयर्स भी गर्म होने लगती है। यानी इस प्रोसेस में अपर लेयर वार्म होती है एयर के वर्टिकली मूव करने से। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है कन्वेक्शन। इस प्रोसेस के जरिए एनर्जी का ट्रांसफर होता है केवल ट्रोपोस्फेयर तक, मेनली जहां क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, वेदर में चेंजेस आते हैं और जहां लाइफ को जीने के लिए जरूरी गैसेस पाई जाती हैं। क्योंकि ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है ट्रोपोपोज, ऐसा जोन जो ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से अलग करता है। जब एयर वर्टिकली ऊपर की तरफ राइज होती है तब ये जोन उसे आगे जाने से रोक देता है। एज वेल एज इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर का पैटर्न रिवर्स हो जाता है, यानी हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर वहां बढ़ने लगता है। अब अगर कंडक्शन और कन्वेक्शन में बेसिक डिफरेंस को देखें
तो कंडक्शन होता है अर्थ के सरफेस के नियर, जब दो बॉडीज के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जिससे हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। मेनली ये प्रोसेस स्लो होता है, जबकि कन्वेक्शन का प्रोसेस काफी फास्ट और ज्यादा पावरफुल होता है, और इसमें लेयर्स हीट अप होती हैं एयर के वर्टिकल मूवमेंट से। अब आते हैं थर्ड प्रोसेस पर, जो है एडवेक्शन। द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। मींस जब हीट का ट्रांसफर एयर के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के थ्रू होता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एडवेक्शन, और ऐसा होता है मेनली प्रेशर डिफरेंस की वजह से। एक्चुअल में होता कुछ ये है कि सोलर रेडिएशन से अर्थ का सरफेस वार्म होता है, बट अर्थ के सरफेस पर सन से आने वाली एनर्जी का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मींस कहीं पर सन की एनर्जी ज्यादा है तो कहीं पर कम। अब इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रेशर में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां की एयर वार्म होकर ऊपर की तरफ राइज करती है, जिससे वहां क्रिएट होता है लो प्रेशर एरिया, जबकि कोल्ड एयर नीचे की तरफ सिंक करती है, जिससे क्रिएट होता है हाई प्रेशर एरिया। हमारा नेचर इस डिफरेंस को बैलेंस करता है, जिससे एयर हॉरिजॉन्टली ब्लो करती है हाई टू लो प्रेशर एरिया। एयर के इसी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को कहा जाता है विंड। मेनली एयर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एयर के वर्टिकल मूवमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर क्यों? तो एयर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट किसी भी जगह के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इन मिडिल लैटिट्यूड्स मोस्ट इफ डायरनल वेरिएशन इन डेली वेदर आर कॉज्ड बाय एडवेक्शन अलोन। मिडिल लैटिट्यूड्स मींस जो रीजन लाया करते हैं दोनों हेमिस्फीयर में 30 to 60 डिग्री के बीच में, यहाँ के वेदर में फ्रीक्वेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं, और ऐसा होता है एयर के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से, क्योंकि जिस रीजन से ब्लो होंगे वार्म एयर मासेस वहां का टेम्परेचर वार्म होता है, और जहां से ब्लो होते हैं कोल्ड एयर मासेस वहां का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। एग्जाम्पल, विंटर्स में हिमालय से नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ चलने वाली ठंडी हवा यहाँ के टेम्परेचर को काफी ज्यादा कम कर देती है। अब इस एडवेक्शन प्रोसेस का एक और बेस्ट एग्जाम्पल है लू। ये लू ब्लो करती है समर्स में थार डेजर्ट से नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ। इस वार्म एयर को लोकली कहा जाता है लू। इस विंड के ब्लो होने से नॉर्दर्न प्लेन्स का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये था एडवेक्शन का प्रोसेस। अब हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर के बाद जानते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में। The insolation received by the earth is in short wave form and heats up its surface. The earth, after being heated itself, becomes a radiating body and it radiates energy to the atmosphere in long wave form. This energy heats up the atmosphere from below. This process is known as terrestrial radiation. Means हम पहले भी जान चुके हैं कि सन से जो एनर्जी अर्थ के सरफेस पर आती है वो आती है शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में। ये वेव्स अर्थ के सरफेस को वार्म कर देती हैं, यानी अब अर्थ खुद एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है जो एनर्जी को एटमॉस्फेयर में रेडिएट करने लगती है। बट अर्थ एनर्जी को रेडिएट करती है लॉन्ग वेव्स की फॉर्म में। ये लॉन्ग वेव्स एटमॉस्फेयर को नीचे से गर्म करना शुरू कर देती हैं। उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। देन द लॉन्ग वेव रेडिएटिंग इज अब्सॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस, particularly by carbon dioxide and the other greenhouse gases. Thus, the atmosphere is indirectly heated by the Earth's radiation. Means long waves की फॉर्म में जो एनर्जी हमारी अर्थ रेडिएट करती है उसे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस अब्सॉर्ब कर लेती हैं, पार्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा बहुत सी ग्रीन हाउस गैसेस भी। मेनली जब ये गैसेस अर्थ से निकलने वाली एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती हैं उसी से एटमॉस्फेयर भी गर्म होने लगता है। यानी यहाँ कहा जा सकता है कि एटमॉस्फेयर डायरेक्टली नहीं बल्कि अर्थ से निकलने वाली एनर्जी या वो एनर्जी जो हमारी अर्थ रेडिएट करती है उससे वार्म होने लगता है। देन द एटमॉस्फेयर इन टर्न रेडिएट्स एंड ट्रांसमिट्स हीट टू द स्पेस। मींस इसके बाद एटमॉस्फेयर भी एनर्जी का कुछ पार्ट स्पेस में वापस रेडिएट कर देता है। फाइनली जितनी एनर्जी अर्थ को सन से मिलती है उतनी ही एनर्जी स्पेस में वापस चली जाती है। बट क्या आपने सोचा कि ऐसा होने से आखिर होता क्या है? तो ऐसा होने से अर्थ और एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का बैलेंस या कहा जा सकता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जिससे हमारी अर्थ ना ज्यादा गर्म होती है और ना ही ज्यादा ठंडी। इसे और अच्छे से समझने के लिए जानते हैं हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ के बारे में।
अर्थ ना तो ज्यादा हीट को एक्यूमुलेट करती है यानी जमा करती है और ना ही ज्यादा हीट को लूज करती है। ऐसा करने से अर्थ अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। मेनली अर्थ को सन से जितनी हीट इंसोलेशन के फॉर्म में रिसीव होती है वो उतनी ही हीट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू स्पेस में वापस भेज देती है। अब मान लीजिए एटमॉस्फेयर के टॉप पर जो इंसोलेशन रिसीव्ड होती है वो 100% है। अब जब सन की रेज एटमॉस्फेयर से पास होती हैं तो एनर्जी का कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ स्कैटर्ड और कुछ अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। रिफ्लेक्टेड का मतलब है जब सन की एनर्जी किसी से टकराकर स्पेस में वापस यानी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। स्कैटर्ड मींस जब एनर्जी डस्ट पार्टिकल्स या गैसेस के मॉलिक्यूल्स से टकराकर स्पेस में फैल जाती है। एब्सॉर्ब मींस जब सन से आने वाली एनर्जी को क्लाउड्स, गैसेस या डस्ट पार्टिकल्स अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। मेनली सिर्फ बचा हुआ पोर्शन ही अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाता है। अब इस हीट का बजट कुछ इस तरह है। टोटल यूनिट है 100, जिसमें से करीब 35 यूनिट्स तो अर्थ के सरफेस तक पहुंचने से पहले ही स्पेस में वापस लौट जाती है। इसमें से 27 यूनिट्स क्लाउड्स के टॉप पर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और 2 यूनिट स्नो या स्नो से कवर्ड एरियाज जैसे कि स्नो कवर्ड माउंटेन्स या आइस से कवर्ड पोल से टकराकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और 6 यूनिट अदर गैसेस या डस्ट पार्टिकल से टकराकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये थी 100 में से वो 35 यूनिट जो अर्थ के सरफेस पर आने से पहले ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म है अल्बीडो, बट ये है क्या? द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड अल्बीडो ऑफ अर्थ। मीन्स अल्बीडो का मतलब है कोई सरफेस सन की एनर्जी का कितना अमाउंट रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो हमने देखा कि अर्थ से करीब 35 यूनिट रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, इसलिए अर्थ का अल्बीडो हुआ 35 यूनिट। अब आप कहोगे कि ये यूनिट तो अर्थ के सरफेस तक आई ही नहीं थी, तो ये अर्थ का अल्बीडो कैसे हुआ? तो इसका आंसर है एटमॉस्फेयर पार्ट है अर्थ का, इसलिए जितनी यूनिट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं उसे अर्थ का ही अल्बीडो माना जाता है। तो 100 माइनस 35 कितने यूनिट बचे? 65 यूनिट्स। अब देखते हैं कि इन 65 यूनिट्स का क्या होता है। तो इन 65 यूनिट्स का होता है अब्जॉर्प्शन, जिसमें से 14 यूनिट्स एटमॉस्फेयर में ही अब्सॉर्ब कर ली जाती हैं और 51 यूनिट्स को अब्सॉर्ब करता है अर्थ का सरफेस। अब इसी 51 यूनिट्स को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म में अर्थ रेडिएट बैक करती है। अभी तक अगर हम देखें तो हमने देखा कि 65 यूनिट में से 14 यूनिट्स को अब्सॉर्ब करता है हमारा एटमॉस्फेयर और 51 यूनिट्स को अब्सॉर्ब करता है हमारे अर्थ का सरफेस। अब देखते हैं कि कैसे हमारी अर्थ इन 51 यूनिट्स को अब्सॉर्ब कर रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो 51 यूनिट में से 17 यूनिट स्पेस में डायरेक्टली वापस चली जाती हैं, बची 34 यूनिट्स। ये 34 यूनिट्स एटमॉस्फेयर के द्वारा अलग अलग तरीकों से अब्सॉर्ब कर ली जाती है। जैसे कि 6 यूनिट्स को एटमॉस्फेयर डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर लेता है, मेनली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 और वाटर वेपर 6 यूनिट्स को डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर लेती हैं। 9 यूनिट्स अब्सॉर्ब होती हैं थ्रू कन्वेक्शन एंड टर्बुलेंस। मेनली जब अर्थ का सरफेस गर्म होकर उसके कांटेक्ट में आने वाली एयर को भी गर्म कर देता है, तब ये वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज होती है और ये अपने साथ उस हीट को भी एटमॉस्फेयर में ले जाती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है कन्वेक्शन। एयर के इस मूवमेंट और इससे जो टर्बुलेंस क्रिएट होता है उसी में 9 यूनिट्स का अब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब 34 में से बची 19 यूनिट्स। इन 19 यूनिट्स का अब्जॉर्प्शन होता है लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के थ्रू। एक्चुअली होता कुछ ये है कि जब पानी भाप बनकर ऊपर जाता है या कंडेंस होकर क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है तो वो रिलीज करता है लेटेंट हीट, मींस वो छुपी हुई हीट जो एटमॉस्फेयर को वार्म कर देती है। इस कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू भी 19 यूनिट्स का अब्जॉर्प्शन होता है। अब ध्यान दीजिए, हमने कहा था कि 100 में से 35 यूनिट्स एटमॉस्फेयर के टॉप पर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, तो बचती हैं 65 यूनिट्स। इन 65 यूनिट में से 14 यूनिट्स को अब्सॉर्ब करता है हमारा एटमॉस्फेयर, यानी ये 14 यूनिट्स ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में थी इनकमिंग सोलर रेडिएशन के थ्रू। देन हमने कहा 51 यूनिट्स को हमारे अर्थ का सरफेस अब्सॉर्ब कर रेडिएट बैक करता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म में। तो इसमें से भी 34 यूनिट्स को अलग अलग तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर द्वारा एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि एटमॉस्फेयर के द्वारा
कितने यूनिट्स को अब्सॉर्ब किया गया, तो हमारा आंसर है 14 + 34 = 48 यूनिट्स। यानी टोटल 48 यूनिट्स को हमारा एटमॉस्फेयर अब्सॉर्ब कर लेता है। देन एटमॉस्फेयर इन 48 यूनिट्स को रेडिएट बैक कर देता है। हम ये भी जान चुके हैं कि 51 यूनिट्स जो हमारे अर्थ का सरफेस अब्सॉर्ब कर रेडिएट बैक करता है, उसमें से 17 यूनिट्स स्पेस में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अब इन 48 यूनिट्स में अगर 17 यूनिट्स को जोड़ा जाए तो आंसर होगा 65 यूनिट। यानी एटमॉस्फेयर और अर्थ से टोटल यूनिट रिटर्न हुई 65 यूनिट्स। और हमने टोटल कितनी यूनिट्स को रिसीव किया था, तो आंसर है टोटल 65 यूनिट्स। यहाँ हम कह सकते हैं कि हमने सन की एनर्जी का जितना पोर्शन रिसीव किया था उतना ही रिटर्न कर दिया, और इसी को कहा जाता है हीट बजट या हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ। ये हीट बजट हमें एक्सप्लेन करता है कि क्यों हमारी अर्थ ना ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडी, जबकि हीट का ट्रांसफर लार्ज अमाउंट में होता है। होप आपको ये हीट बैलेंस समझ आया होगा। अब बात करते हैं वेरिएशन इन द नेट हीट बजट एट द अर्थ सरफेस के बारे में। वेरिएशन इन द नेट हीट बजट एट द अर्थ सरफेस हमें बताता है कि सोलर रेडिएशन में वेरिएबिलिटी होती है। यानी हम जानते हैं कि सन की एनर्जी हर जगह एक समान नहीं है। सम पार्ट ऑफ द अर्थ हैज सरप्लस रेडिएशन व्हाइल अदर पार्ट हैज डेफिसिट। मींस अर्थ के कुछ पार्ट पर सन की एनर्जी बहुत ज्यादा है, यानी जितनी होनी चाहिए उससे काफी ज्यादा, जबकि कुछ पार्ट पर डेफिसिट, यानी जितनी होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा कम। जैसे कि आप जानते हैं कि इक्वेटर पर सन की सबसे ज्यादा एनर्जी रिसीव होती है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं सन की एनर्जी कम होती जाती है। अब आप इस डायग्राम को देखिए। इस एक्सिस पर शो किया गया है लैटिट्यूड्स को। यहाँ 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है इक्वेटर को। आप इस तरफ जाओगे तो ये हैं वो लैटिट्यूड्स जो लाए करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और इधर वो लैटिट्यूड्स हैं जो लाए करते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में। और इस एक्सिस पर शो किया गया है इन लैटिट्यूड्स पर रिसीव होने वाली एनर्जी को, जिसे वॉट मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए इस ग्राफ को, ये लाइन शो करती है टेम्परेचर को। अगर आप देखें तो 0 डिग्री, तो यहाँ जो एनर्जी रिसीव होती है वो है 300 से भी ज्यादा। मेनली नेट रेडिएशन का बैलेंस सरप्लस में होता है 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच, यानी ट्रॉपिक्स पर, जबकि पोल्स की तरफ जाते जाते ये एनर्जी कम हो जाती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो रिसीव होती है ट्रॉपिक्स पर वो सरप्लस में है और पोल्स पर डिफिशिएट में है। अब ट्रॉपिक्स पर जो हीट सरप्लस में होती है उस हीट को एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन यानी विंड रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है पोल्स की तरफ, और अगर ऐसा ना हो तो ट्रॉपिक्स पर हीट एक्सेस अमाउंट में जमा होने लगेगी, जिससे ये रीजन काफी ज्यादा हीट अप हो जाएगा। और पोल्स पर हीट के डेफिशिएट होने की वजह से वो परमानेंटली फ्रोजन यानी जमे रहेंगे, और ऐसा काफी हद तक होता भी है। बट एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के जरिए ये हीट रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पोल्स की तरफ, जिससे बैलेंस बना रहता है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में हम जानेंगे आगे आने वाले चैप्टर में डिटेल से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। हम जानते हैं कि सन की एनर्जी अर्थ के सरफेस पर हर जगह एक समान नहीं पड़ती है। अर्थ के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है, तो कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां सन की केवल स्लांटिंग रेज ही पहुंच पाती हैं, और इसी वजह से हमें अर्थ के सरफेस पर टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलती है। बट ऐसे और भी कई फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। पर ये कौन से फैक्टर्स हैं? तो आज के इस वीडियो में हम टेम्परेचर से जुड़े इन्हीं फैक्टर्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। साथ साथ जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में भी। अगर आपसे पूछा जाए कि टेम्परेचर क्या है तो आप इसे कैसे डिफाइन करोगे? तो इसका आंसर है द इंटरेक्शन ऑफ इंसोलेशन विद द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ सरफेस क्रिएट्स हीट विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। मीन्स सन से आने वाली एनर्जी जब एटमॉस्फेयर और अर्थ के सरफेस के साथ इंटरैक्ट करती है, तब इस इंटरैक्शन के दौरान स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन और एब्सॉर्प्शन होता है, जिससे एटमॉस्फेयर और अर्थ का सरफेस गर्म होने लगता है। इन शॉर्ट, इस इंटरैक्शन के दौरान जो हीट जनरेट होती है उसी हीट को मेजर किया जाता है टेम्परेचर के टर्म्स में। अब हीट रिप्रेजेंट करती है मॉलिक्यूलर मूवमेंट को। मींस जब हीट ज्यादा होती है तब चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूवमेंट करने लगते हैं,
अब ये हीट किसी सब्सटेंस में हो सकती है, किसी एरिया में भी हो सकती है, जिसे मेजर किया जाता है डिग्रीज में, जैसे कि वो जगह या सब्सटेंस कितनी डिग्री हॉट है या कोल्ड है। अब टेम्परेचर को समझने के बाद बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह के टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें शामिल है द लैटिट्यूड, द अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एयर मास एंड ओशन करंट्स एंड लोकल एस्पेक्ट्स। द लैटिट्यूड्स, द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन द इंसोलेशन रिसीव्ड, यानी किसी भी जगह का टेम्परेचर डिपेंड करता है वहां पड़ने वाले इंसोलेशन पर। हम इस चैप्टर में पहले भी जान चुके हैं कि लोअर लैटिट्यूड्स जैसे कि इक्वेटर पर सन की वर्टिकल रेज पड़ती हैं, जबकि हायर लैटिट्यूड्स पर स्लांटिंग रेज, जिस वजह से हायर लैटिट्यूड्स पर टेम्परेचर कम और लोअर लैटिट्यूड्स पर ज्यादा रहता है। और इसीलिए लैटिट्यूड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट इज द अल्टीट्यूड। द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम बिलो, therefore the places near the sea level record higher temperature than the places situated at higher elevation। मीन्स हम पहले भी जान चुके हैं कि एटमॉस्फेयर सन से आने वाली एनर्जी की वजह से वार्म नहीं होता है, बल्कि वो वार्म होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू, यानी वो हीट जो हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर रेडिएट बैक करती है। अब इस दौरान जब अर्थ हीट को रेडिएट करती है तब उसके कांटेक्ट में आने वाली एयर गर्म होने लगती है और यही हीट आगे की लेयर में ट्रांसफर हो जाती है। और इसी वजह से जो जगह सी लेवल के पास होती है वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन जिन जगहों का अल्टीट्यूड ज्यादा होता है वहाँ एयर के मॉलिक्यूल्स कम होने लगते हैं, जिससे टेम्परेचर कम होने लगता है, जैसे कि माउंटेन्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर कम होने लगता है। अब टेम्परेचर में इस तरह की गिरावट एक स्पेसिफिक रेट से होती है जिसे कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। इसका मतलब है हर 1000 मीटर ऊपर जाने पर करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी जगह का अल्टीट्यूड भी मैटर करता है। अल्टीट्यूड ज्यादा है तो टेम्परेचर कम और अल्टीट्यूड कम है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। कोई भी जगह सी के कितनी दूरी पर है ये भी उस जगह के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है, पर कैसे? Compared to land, the sea gets heated slowly and loses heat slowly. Land heats up and cools down quickly, therefore, the variation in temperature over the sea is less compared to land. Means, land के comparison में water bodies देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे भी, जबकि land बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और ठंडी भी। इसीलिए water bodies के comparison में land पर टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है, जबकि सी के पास या ऊपर टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है। मेनली जो जगह सी से काफी दूर होते हैं वहां एक्सपीरियंस किया जाता है एक्सट्रीम काइंड ऑफ क्लाइमेट, मींस जहां समर में बहुत ज्यादा गर्मी और विंटर्स में बहुत ज्यादा ठंड होती है, जबकि जो एरियाज सी के पास होते हैं वहां एक्सपीरियंस किया जाता है इक्वेबल क्लाइमेट, मींस ना तो ज्यादा गर्मी और ना ही ज्यादा ठंड, क्योंकि यहाँ ब्लो होने वाली लैंड और सी ब्रीजेस यहाँ के क्लाइमेट पर मॉडरेट इन्फ्लुएंस डालती हैं। नेक्स्ट इज एयर मास एंड ओशियन करंट। लाइक लैंड एंड सी ब्रीजेस, द पैसेज ऑफ एयर masses also affect the temperature. The places that comes under the influence of warm air masses experience higher temperature, and the places that come under the influence of cold air masses experience low temperature. मीन्स अलग अलग जगहों पर चलने वाले एयर मासेस अपने साथ टेम्परेचर को भी ले जाते हैं। अगर किसी जगह पर गर्म इलाके से हवा आती है तो वो वहाँ के टेम्परेचर को भी बढ़ा देती है, और अगर हवा ठंडे इलाके से आती है तो वो उस इलाके के टेम्परेचर को कम कर देती है। अब अगर बात करें ओशन करंट्स की, तो ओशन का वाटर लगातार एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है जिसे कहा जाता है ओशन करंट। ये ओशन करंट दो तरह के होते हैं, वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स। जिन कोस्टल एरियाज के पास ब्लो करते हैं वार्म करंट वहाँ का वेदर गर्म रहता है, और जिन कोस्टल एरिया से ब्लो करते हैं कोल्ड करंट्स वहाँ का टेम्परेचर कम रहता है। एग्जाम्पल, जापान के पास से ब्लो करते हैं कुरुशियो करंट जो कि वार्म करंट है, इसीलिए वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है। लेकिन पेरू के पास ब्लो करते हैं कोल्ड करंट जिसे हम्बोल्ट करंट भी कहा जाता है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर ठंडा रहता है। तो कुछ इस तरह एयर मास और ओशन करंट्स भी
किसी भी जगह के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये थे वो फैक्टर्स जो किसी भी जगह के टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को समझा जा सकता है आइसोथर्म्स के जरिए, बट ये आइसोथर्म्स एक्चुअल में है क्या? सो द आइसोथर्म्स आर लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर। मींस आइसोथर्म्स वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो मैप पर उन सभी जगहों को जोड़ती हैं जहां टेम्परेचर बराबर होता है। एग्जाम्पल के लिए मैप पर आप इस पार्टिकुलर लाइन को देखिए, ये शो कर रही है कि इन सभी जगहों का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये बन जाती है 20 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म। आइसोथर्म के बाद जानते हैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में। मेनली हम जानेंगे कि आइसोथर्म्स सीजन टू सीजन शिफ्ट क्यों करते हैं। पार्टिकुलरली हम बात करेंगे जनवरी एंड जुलाई मंथ की। अब ये है इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे है सदर्न हेमिस्फीयर। अब हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाते हैं, मींस पोल्स की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। अब इस वर्ल्ड मैप को देखने पर पता चलता है कि सदर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा लैंड सरफेस को कवर करता है। अब ये आइसोथर्म्स लैटिट्यूड्स के पैरेलल रन करते हैं, बट कुछ मंथ स्पेसिफिकली जनवरी और जुलाई के मंथ में हमें इन लाइंस में बहुत ज्यादा डेविएशन यानी इन आइसोथर्म्स की शेप में चेंजेस देखने को मिलते हैं। जनवरी के मंथ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंस किया जाता है विंटर सीजन। अब आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर आइसोथर्म्स कॉन्टिनेंट पर साउथ की तरफ बेंड हो जाते हैं यानी इक्वेटर की तरफ, जबकि आइसोथर्म्स जो पास होते हैं ओशियन पर से वो बेंड हो जाते हैं नॉर्थ की तरफ। पर इस डेविएशन का रीजन क्या है? तो इसका आंसर है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग पैटर्न ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। हम पहले भी जान चुके हैं कि लैंड जल्दी गर्म होती है और ठंडी भी, जबकि ओशन देर से गर्म होते हैं और ठंडे भी। जनवरी के मंथ में अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड होता है, जिस वजह से सदर्न हेमिस्फीयर सन की ज्यादा रेडिएशन को रिसीव करता है। बेसिकली इस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंस किया जाता है विंटर सीजन। अब जरा इस 0 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म्स को देखिए। ये आइसोथर्म कॉन्टिनेंट पर लैटिट्यूड के पैरेलल जाते हुए ओशन के ऊपर नॉर्थ की तरफ बेंड हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ इन सभी जगहों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब ये रीजन पोल के काफी नजदीक है, इसीलिए यहाँ टेम्परेचर और ज्यादा कम होना चाहिए, पर यहाँ इतना ज्यादा डेविएशन क्यों है, यानी ये इस लैटिट्यूड के पैरेलल क्यों नहीं है? तो हम जान चुके हैं कि जनवरी के मंथ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंस किया जाता है विंटर सीजन, यानी इस रीजन में टेम्परेचर कम रहेगा। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड सरफेस ज्यादा है और वाटर बॉडीज कम है। अब लैंड क्योंकि जल्दी गर्म होती है और ठंडी भी, इसीलिए विंटर में ओशन धीरे धीरे ठंडे होते हैं, जबकि लैंड बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। अब इसी वजह से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लैंड पर कम लैटिट्यूड्स पर हो जाता है, बट ओशन को 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के लिए थोड़ा ज्यादा पोल्स के पास पहुंचना पड़ता है। इसके अलावा इस टाइम पर साउथ अटलांटिक या पैसिफिक ओशियन ग्रेटर अमाउंट में सन की एनर्जी को रिसीव कर वार्म हो जाते हैं, जिससे वार्म ओशन करंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ यानी पोल्स की तरफ रन करते हैं, जिससे ओशन पर आइसोथर्म्स नॉर्थ की तरफ डेविएट करने लगते हैं, जबकि लैंड इस टाइम पर वाटर बॉडीज के कंपैरिजन में ठंडी रहेगी और ओशन वार्म्स, इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस ओशन पर हायर लैटिट्यूड्स पर होता है और इसीलिए विंटर में वाटर बॉडीज पर लाए करने वाले आइसोथर्म्स नॉर्थ की तरफ बेंड हो जाते हैं। अब अगर बात करें साउथर्न हेमिस्फीयर की, तो यहाँ हमें जनवरी में बहुत ज्यादा डेविएशन देखने को नहीं मिलता है, और अगर थोड़ा बहुत डेविएशन देखने को मिलता भी है तो वो मिलता है साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के पास। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस टाइम एंटायर साउथर्न हेमिस्फीयर रिसीव करता है मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ सन, और यहाँ लैंड सरफेस कम और वाटर बॉडीज ज्यादा लाया करते हैं, जिस वजह से आइसोथर्म्स में उतना ज्यादा डेविएशन देखने को नहीं मिलता है, यानी ओशन पर आइसोथर्म्स ऑलमोस्ट लैटिट्यूड के पैरेलल ही होते हैं। तो ये तो बात हुई जनवरी मंथ की। अब अगर आए जुलाई मंथ में, तो इस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड होता है, जिस वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सन की डायरेक्ट हीट को रिसीव करता है, और सदर्न हेमिस्फीयर इस टाइम पर सन से दूर, मींस इस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंस किया जाता है समर सीजन और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन। अब इस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आइसोथर्म्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है,
केवल कुछ ही जगह पर ये आइसोथर्म्स बेंड होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि हम जान चुके हैं कि लैंड बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी, और ओशन धीरे धीरे वार्म होते हैं। इसीलिए लैंड इस लैटिट्यूड पर ही 20 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप हो जाती है, बट ओशंस को 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए इक्वेटर के पास होना पड़ता है। एज वेल एज साउदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएशन अभी भी सेम ही है, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर बहुत ज्यादा लैंड सरफेस को कवर नहीं करता है। इसीलिए आइसोथर्म्स में बहुत ज्यादा डेविएशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये था हमारा टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, जो है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। नॉर्मली जैसे जैसे हम हायर एलिवेशन की ओर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इसे कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। मेनली हर 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। बट कभी कभी ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, यानी ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और इसी को कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ऐसी सिचुएशन मेनली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, बट क्वेश्चन ये है कि ये सिचुएशन क्यों और कैसे बनती है। तो ऐसी सिचुएशन खास तौर पर विंटर्स की लॉन्ग नाइट और क्लियर स्काईज में बनती है। पर कैसे? तो हम जान चुके हैं कि सन की रेडिएशन से अर्थ का सरफेस वार्म होने लगता है। अब अर्थ का सरफेस रात में इसी हीट को जब रेडिएट बैक करता है, तब सुबह होते होते नीचे की सतह ठंडी और ऊपर की हवा गर्म होने लगती है, और इसका रिजल्ट ये है कि नीचे की हवा ठंडी और ऊपर की हवा गर्म हो जाती है। मेनली यहाँ टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ने लगता है। पोलर एरियाज में पूरे साल टेम्परेचर का इन्वर्जन होना काफी कॉमन है। अब इस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का इम्पैक्ट क्या है? तो सरफेस पर इन्वर्जन होने से एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर में विंड स्टेबल हो जाती है, क्योंकि कोल्ड एयर नीचे की तरफ सिंक करती है, जबकि वार्म एयर के मॉलिक्यूल्स काफी चार्ज्ड हो जाते हैं, जिससे वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। बट क्योंकि अब कूल एयर नीचे आ चुकी है, तो वो एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर को काफी ज्यादा स्टेबल कर देती है। मेनली स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के लोअर स्ट्रेटा में ही फंस जाते हैं, जिससे डेंस फॉग यानी घने कोहरे जैसी सिचुएशन बनती है, जिसे मेनली विंटर्स की सुबह में देखा जा सकता है। विंटर्स में ये सिचुएशन मेनली कुछ टाइम के लिए ही रहती है, क्योंकि सन की रेडिएशन आने के बाद वो सरफेस को वार्म कर देती है, जिससे कूल एयर के मॉलिक्यूल्स भी चार्ज हो जाते हैं और दोबारा नॉर्मल कंडीशंस बनने लगती है। अब टेम्परेचर का इन्वर्जन हमें हिल्स और माउंटेन्स पर भी देखने को मिलता है, बट यहाँ ऐसा होने का एक अलग रीजन है, जिसे एयर ड्रेनेज कहा जाता है। हिल्स और माउंटेन्स पर ठंड बढ़ने पर वहाँ प्रोड्यूस होती है कोल्ड एयर। अब कोल्ड एयर नीचे की तरफ सिंक करती है, जिससे ग्रेविटी के कारण ये ठंडी हवा स्लोप्स के जरिए नीचे की तरफ ब्लो करना शुरू करती है। देन नीचे वैलीज में पहुंचने के बाद ये विंड वहीं पर एक्यूमुलेट यानी जमा होने लगती है, और ऊपर की विंड इसके कंपैरिजन में अब वार्म होने लगती है, और इसी को एयर ड्रेनेज कहा जाता है। वार्म एयर प्लांट्स को फ्रॉस्ट से होने वाले नुकसान से बचाती है, क्योंकि ऊपर से जब फ्रॉस्ट गिरती है तो वार्म एयर उसे नीचे आने नहीं देती है। एज वेल एज नीचे जितनी ठंड होती है उतनी ही बनी रहती है, जिससे प्लांट्स डैमेज होने से बच जाते हैं। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो फाइनली हमारा चैप्टर सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने इन सभी टॉपिक्स को कवर किया है। अब अगर आप ज्योग्राफी को और ज्यादा डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं वीडियो में दी गई बुक्स को, या विजिट कर सकते हैं हमारे YouTube स्टोर को भी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। Hope you like this video. For more videos, do like, share and don't forget to subscribe our channel.